हेलो दोस्तों। मैं रुचि शुक्ला आज आप लोगों को निर्मला उपन्यास का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो निर्मला है उसका विवाह तय हो चुका है, लेकिन वह किसी भी तरह से उत्साहित नहीं है और गहरी सोच में पड़ी हुई है। अब उसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठी खोदी गई है। मेहमानों के लिए अलग अलग मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर मेहमान के लिए एक एक चारपाई कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहाँ रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। एक पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियां हैं, थाल लोटे गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद ही मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह अभी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना होता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौवे सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से भी कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5,000 के 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज में 1 पाई नहीं लेते, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात न उठा रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न रख सका। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं हुई, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सिर का जाने कहाँ से बटोर लाए, कहाँ बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है। कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं है। ऐसी हजारों शिकायतें होती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल लेंगे जाएंगे। भाई, यह तेल तो नचनियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब, यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेन ऐसी भेजी है कि चमकने लगती है। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरे का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च न करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्जा का ही भरोसा ठहरा। इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो तुम बैठी यही मनाया करती हो। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम क्यों करे। उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लूं कि मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी नहीं उगते सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की भी कोई बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो कि इसे कहीं ठिकाना नहीं। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, और या
और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुक्तखोर माल उड़ाए कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लूटे कोई जबान न हिलाए। ये सारे कांटे मेरे बच्चों के ही सिर तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी हूँ? उदय भानु, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कुछ पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जो भरकम नहीं। तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियां की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ। ना आंखों से देखूंगी ना पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीनों दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना, गोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह जमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमों में तो खूब मिनमेक निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो न हो सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मायके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मायके वाले मेरी तकदीर के साथी नहीं है, और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियां पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में जाकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागढ़ को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर से किस निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर से उठ बैठा है। माता को देखते ही बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्यभानु, तुम तली दई, मुझे अकेले डर लगता था। तुम क्यों तली दई थी, बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह में उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों ना लिया बेटा? सूर्यभानु, पुताला था तोता, तुम थुनती न थी, बताओ। अब तो तभी न दाऊदी। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर की तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर चली जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकालीन दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी, निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, घुड़की झिड़की, सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकलनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली वह रहें और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती हैं, मनाती हैं कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेले आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना भी छिपाए। कई दिन से देख रहा हूं, ऐसी ही जली कटी सुनाया करती हैं। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई बात भी न पूछेगा। अभी सब आवभगत करते हैं, जब चाकर सिर पर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई आएंगी।
वाह रे घमंड, सोचती हैं मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव का मजा चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगती हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती हैं यह घर से इतना चिपटा हुआ है कि इसे चाहे कितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिपटने वाला जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक, आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है, यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं, जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी कि किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर एक दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्णय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय का सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सत्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचरण कर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानु लाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यह सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रख के चले आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज दैवात बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो सोचा यह इनसे दांव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो ना, मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई क्यों? किसी को रास्ते चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? 1। उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हुआ हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया है। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने का बटन निकाल लिया, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते में घसीटकर किनारे डाल दी।
हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया। जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? यह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर नहीं लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का एक भरोसा ही क्या। और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं, मानो हम अमर हैं। अगला भाग सुनने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अपना जो भी भाव है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।